सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के रूप की खोज की है? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 214 की खोज की है, जो कि यूरेनियम का अब तक का सबसे हल्का रूप है। यूरेनियम ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है और याद रखना इसी को येलो केक भी बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल कहां पे होता है यूरेनियम का? भाई न्यूक्लियर फ्यूल है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। और जिस यूरेनियम के आइसोटॉप को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे कहते हैं U-235, U-235। और इसी को एनरिच यूरेनियम भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि यूरेनियम का कौन सा रूप का प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल? तो U-235। और एनरिच यूरेनियम किस रूप को कहते हैं? यूरेनियम 235 को कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको। और अभी कौन सा खोजा गया? U-214। और इससे कौन सा कण निकल रहा है अगर पूछा जाएगा तो अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। ये जो यूरेनियम 214 है ये अल्फा कण को, अल्फा पार्टिकल को उत्सर्जन कर रहा है। देखो चाइना की बात है तो इसकी कैपिटल बीजिंग होती है। यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। इसकी करेंसी रेनबिन है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर बताइए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने 2 नैनोमीटर चिप, जो कि सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप है, ये बनाई है? तो आंसर होगा आईबीएम ने। तो अभी आईबीएम ने ये घोषणा की है कि उसने 2 नैनोमीटर की चिप बनाई है, जो कि अब तक की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप है। वैसे वर्तमान में अधिकांश जो कंप्यूटर हैं वो 10 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो 5 नैनोमीटर की चिप भी पेश कर रही हैं। और मतलब ये जो संख्या है ना, जितनी ज्यादा कम होती जाएगी प्रोसेसर उतना ही ज्यादा एडवांस होता जाएगा। आईबीएम ने इसको बनाया। तो आईबीएम मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना 1972 में हुई थी। न्यूयॉर्क में मिलेगा हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया कि एग्जाम में पूछा गया था एक बार, बिग ब्लू ये किसको कहा जाता है? तो आईबीएम को कहा जाता है, याद रखना। फिर बताइए, अभी स्पेस एक्स ने डॉग 1 मिशन लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डॉग कॉइन को। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये जो डॉग 1 मिशन है ये एक चंद्र मिशन है और इसे स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 2022 में। कौन से रॉकेट से भेजा जाएगा? तो स्पेस एक्स का रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट से। और इसमें जो पेमेंट होगा उसमें डॉग कॉइन का उपयोग होगा। ये क्रिप्टो करेंसी है और इस क्रिप्टो करेंसी का भुगतान करेगी कनाडा की एक कंपनी है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी है। और ये प्रश्न इसलिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक किसी भी स्पेस मिशन में पहली बार किसी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाएगा। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। और इससे एक पॉइंट आप याद रख लो, स्पेस एक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाया था। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा था इसने? इसरो का। क्योंकि इसरो इससे पहले 104 सैटेलाइट को एक साथ लेकर के गया था और एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन स्पेस एक्स ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाकी देखो क्रिप्टो करेंसी से याद रख लो, वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन है। बिटकॉइन आपने सबने सुना होगा। बिटकॉइन तो आप सब जानते हो, है ना। ये डॉग कॉइन शायद पहली बार सुन रहे हो। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर पे ही चलती है, डिजिटल वर्ल्ड में चलती है। और इसका जो बिटकॉइन की अगर बात करेंगे तो इसका निर्माण किया था किसने? सातोशी नागामोता ने। सातोशी नागामोता ये जापान के हैं। अभी फेसबुक की डिजिटल करेंसी भी न्यूज में थी, जिसका नाम पहले लिब्रा रखा था, बाद में चेंज करके डायम रख दिया। डायम, डायन नहीं, डायम। और अभी यूके के द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? ब्रिटकॉइन। और अभी किस देश की क्रिप्टो करेंसी पे प्रतिबंध लगाया गया था? टर्की। ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि किसने मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा एरिना सबालेंका ने। तो अभी एरिना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, एरिना सबालेंका ये किस देश की प्लेयर है? ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। कई बार मैंने आपको बताया इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेयर का नाम दे देंगे, बोलेंगे किस खेल से संबंधित है या किस देश से ये है, इनकी नेशनलिटी क्या है। तो याद रखना ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने किसको हराया?
इन्होंने हराया है वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी को। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। बाकी नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर है। और आपको याद होगा अभी लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2021 का खिताब जीता था इन्होंने। और पुरुषों में राफेल नडाल ने जीता था जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और नाओमी ओसाका से आपको याद होगा इस साल का 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने। और मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता था जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। बाकी कोनेरू हम्पी ये टेनिस प्लेयर नहीं है, ये चेस प्लेयर है। अभी बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी इनको चुना गया था। बाकी बारबोरा स्ट्राइकोवा ये भी टेनिस प्लेयर हैं चेक रिपब्लिक की। इनका नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में इनका नाम दे करके कि किस देश की प्लेयर है या किस खेल से संबंध रखती हैं, याद रखना ये। देखो मैड्रिड ओपन, अच्छा मैड्रिड ये किसकी कैपिटल होती है? स्पेन की कैपिटल होती है। और आपको याद है ना कोप 25 जो दिसंबर 2019 में हुआ था यहीं पे हुआ था। और इस साल जो कोप 26 होगा वो कहां पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, याद रखना। फिर बताइए हाल ही में किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और अभी इन्होंने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है और उन्होंने लगातार 5वीं बार ये रेस जीती है। फर्स्ट नंबर पे लुइस हैमिल्टन रहे जो कि ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सेकंड नंबर पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि नीदरलैंड के हैं और रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। थर्ड नंबर पे वोल्टेरी बोटास रहे जो कि फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। और आपको याद रखना ये 2021 की चौथी रेस है। इससे पहले 3 हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती। दूसरी एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जो कि मैक्स वर्स्टपन ने जीती। तीसरी पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स थी जो कि लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी और ये चौथी भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। फिर बताइए किसने मैड्रिड ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं और अभी इन्होंने ही मैड्रिड ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया और ये उनका दूसरा मैड्रिड ओपन टाइटल है। बाकी राफेल नडाल आप जानते हो स्पेन की टेनिस प्लेयर हैं और अभी 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल इन्होंने जीता था। किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी इनको कहा जाता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था तो बताओगे क्या? आंसर क्या होगा इसका? विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसके पहले होता है फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे होता है और उससे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है और ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ये भी याद रखना, प्रश्न आता है यहाँ से। बाकी स्टेफानोस सित्सिपास ये ग्रीक के टेनिस प्लेयर हैं और दानिल मेदवेदेव ये रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। फिर बताइए अप्रैल 2021 महीने के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो आंसर होगा बाबर आजम को। आपको पता है इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो अप्रैल महीने के लिए बात करेंगे तो पुरुषों में तो बाबर आजम को चुना गया जो कि पाकिस्तान के कप्तान है और महिलाओं में एलिसा हेली को चुना गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। तो याद रखने, देखो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 महीने तक अब हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको सारे रिवाइज कराता हूं एक बार। जनवरी महीने की बात करेंगे तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था किसको? ऋषभ पंत को। और वुमेन्स में शबनम इस्माइल को जो कि साउथ अफ्रीका की है। फरवरी मंथ में आते हैं, पुरुषों में चुना गया किसको? रविचंद्रन अश्विन को और महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को जो कि इंग्लैंड की है। मार्च महीने में पुरुषों में भारतीय ही थे, भुवनेश्वर कुमार, और महिलाओं में लिजेल ली जो कि साउथ अफ्रीका की ही प्लेयर है। और अप्रैल मंथ का हमने देखा, पुरुषों में बाबर आजम और महिलाओं में एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलिया की है एलिसा हेली। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। कौन से महीने का आएगा ये नहीं कह सकते लेकिन आएगा जरूर। आईसीसी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, सीईओ मनु साहनी है और अभी चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। 2023 के आईसीसी जो वनडे वर्ल्ड कप होंगे वो आपको पता है कहाँ होंगे? भारत में होंगे। अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये वाला भी।
कि किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उज्ज्वला सिंघानिया। तो अभी उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के रूप में नियुक्त किया गया है। एक तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? जानवी फूकन का स्थान लिया, जो कि 2020-21 में 37वें नंबर की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी। ये जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिक्की की महिला विंग है, जिसे 1983 में महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। फिक्की मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर है। देखो ये नाम जो है, रुमाना सिन्हा सहगल, इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। गुनीत मोंगा, फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान इन्होंने जीता था, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जॉस जे कट्टूर को। बाकी राजेश बिंदल ये कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने। और जीपी सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। फिर बताइए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ कौन बन गए? पद्म कुमार नायर। तो अभी पद्म कुमार नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया इनको 2021-22 के लिए। और आर.एम. सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर बने ये। प्रफुल्ल चंद्र पंत की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने ये। फिर बताइए, हाल ही में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा अरुण कुमार सिंह। तो अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी बनाया है। बाकी गीता मित्तल अभी अरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी। कृति करन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और मारिया रेसा यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। बताइए, अभी किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया? तो आंसर होगा रमेश पंवार को। तो अभी बीसीसीआई ने रमेश पंवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का फिर से कोच बना दिया है और ये डब्ल्यू.वी. रमन की जगह लेंगे। और फिर से कोच बना दिया मतलब ये पहले भी कोच रह चुके हैं। 2018 में ये भारतीय महिला टीम के कोच थे। रमेश पंवार इनका नाम है। बाकी आर.एम. सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर बने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि है हैदराबाद में, इसके डायरेक्टर बने ये। प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष बने। और टी रविशंकर ये आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। अच्छा, बीसीसीआई ने बनाया है ना इनको, तो बीसीसीआई का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आपको मिल जाएगा। चेयरमैन कौन है इसके? सौरभ गांगुली हैं। इसके सचिव हैं जय शाह। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव शुक्ला हैं। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा सरकार ने। टेलीमेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब दूर से ही फोन के थ्रू इलाज करना टेलीमेडिसिन कहा जाता है। तो अभी हरियाणा सरकार ने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया है, जिसमें होगा क्या? मरीज को एक नंबर दिए जाएंगे 1075। तो इस नंबर पे आपको डायल करना है और आयुर्वेदिक डॉक्टरों से आप फोन पर सलाह ले सकेंगे। और इस हेल्पलाइन को चलाने के लिए कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा और वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टरों की टीमों को परामर्श के लिए नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, आयुर्वेदिक से याद आता है एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया की कौन सी आयुर्वेदिक दवा का उपयोग हल्के कोरोना वायरस के उपचार में किया जा रहा है? तो आंसर होगा आयुष 64। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया गया था
और करनाल से आपको याद होगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा करनाल में। बताइए किसने सावधान रहिन सेफ रहिन जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा बजाज फिनसर्व ने। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक करने, उन्हें शिक्षित करने के लिए है। सावधान रहिन सेफ रहिन, और इसको शुरू किया बजाज फिनसर्व ने। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे महाराष्ट्र में और इसके सीएमडी हैं संजीव बजाज। फिर आपको बताना है अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको मुफ्त में उपचार उपलब्ध करवाना। मतलब आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। वैसे आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना भी शुरू की थी। बाकी हरियाणा अभी कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना को शुरू किया। बिहार ने संपत्ति स्वामित्व योजना को शुरू किया था अभी। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपकी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। फिर बताइए अभी किस राज्य ने और स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया? तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। तो अभी त्रिपुरा के जो शिक्षा मंत्री हैं रतन लाल नाथ, उन्होंने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के और स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया है। तो इसमें छात्रों को माइक्रो स्कॉलरशिप दी जाएगी और इसका उद्देश्य है उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। मतलब इसमें बच्चों को हर महीने टेस्ट लिया जाएगा और उसमें अच्छा परफॉर्म जो करेगा उसे हर महीने 1000 रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। देखो इसकी कैपिटल अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। फिर बताइए हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 के बीच अपनी आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है और वो हेल्पलाइन नंबर है 01226241077। ये याद नहीं रखना, वो तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मतलब अगर कोई भी दिल्ली का वरिष्ठ नागरिक होगा वो इस नंबर पे कॉल करेगा तो ये जो कोवी वैन है ये उस वरिष्ठ नागरिक के घर जाएगी और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु की जरूरत हो या टीकाकरण करवाना हो या दवाइयों की जरूरत हो तो उसे पूरा करने में मदद करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। फिर बताइए हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल वाला राज्य या यूनियन टेरिटरी अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पुदुचेरी। तो अभी हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके पुदुचेरी हर घर जल वाला यूनियन टेरिटरी बन गया है और इस प्रकार ऐसा करने वाला ये चौथा राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया। पहला था गोवा, फिर तेलंगाना, फिर अंडमान निकोबार और अब बारी है पुडुचेरी की। अच्छा, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर करना 15 अगस्त 2019 को। और इसका लक्ष्य क्या है? 2024 तक 100% हर घर जल होगा। अच्छा, किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य क्या है? 2022 का है। और टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2025 और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 और हमारी भारतीय रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलाने का यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलाने का लक्ष्य 2030 है और पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन होने का 2023 लक्ष्य है। वैसे अभी पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? एन रेंगासामी। और इन्होंने किस भाषा में शपथ ली? तमिल भाषा में। और तमिल से आपको याद आना चाहिए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है किसके पास? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास। उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई थी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा मे फ्लावर 400। तो दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम क्या है? मे फ्लावर 400। इसे अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? तो आईबीएम के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के द्वारा इसे बनाया गया। और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है? मतलब क्यों बनाया इसे? तो इसे समुद्री जीवों के पता लगाने के लिए, समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है। आईबीएम के सहयोग से इसे बनाया है। आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आईबीएम मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्थापना 1972 में इसकी हुई थी और इसके सीईओ अरविंद कृष्णा है। अभी आपको याद होगा आईबीएम न्यूज में था
क्योंकि IBM ने 2 नैनोमीटर चिप बनाई है जो कि सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली माइक्रोचिप है। IBM को ही बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो याद रखना, ये है दुनिया का पहला मानव रहित पोत। अच्छा, अभी मानव रहित एक कार यानी कि ऑटोमेटिक कार को परमिशन देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो अभी न्यूज में था, ये बताओ। इंग्लैंड बना। अच्छा बताइए, अभी ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा असम। तो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर के असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है और इस तरह से असम बाढ़ को ऑनलाइन मॉनिटर करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। इसका फायदा होगा क्या? एक्चुअल में मानसून के समय असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो इस सिस्टम से पहले ही पता लगा लिया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होने वाला है, कितना प्रभावित होने वाला है, ताकि वहां पे जानमाल की हानि कम हो सके। इस सिस्टम का नाम है फर्म्स, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अभी असम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए, यही यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी मध्य प्रदेश से आपको याद होगा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की थी यहाँ पे। हरियाणा ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया और उड़ीसा ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे विजेता को। फिर बताइए, अभी हाल ही में कहां पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। म्यूकर माइकोसिस, ये नाम अभी न्यूज में था। इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है और यह आंखों को प्रभावित करता है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज ठीक हो रहे थे उनमें ये बीमारी सामने आ रही थी और इसकी पहली यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश में कहां पे? भोपाल और जबलपुर में। जबलपुर ये किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। यहीं पे आपको मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी मिलेगा। अच्छा, आंखों के रोग से एक रोग आपको याद आता होगा, रतौंधी, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बताइए ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, इसी को रेटिनॉल भी कहते हैं। और विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसमें? गोल्डन राइस में। ये भी आप ध्यान रख लो, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र न्यूज में था, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में। फिर बताइए, हाल ही में एलिफेंट इन द वॉम्ब, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? कल्कि कोचलिन ने। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये कल्कि कोचलिन और इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है एलिफेंट इन वॉम्ब। तो ये जो बुक है ये गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के पालन पोषण के बारे में बताती है। नाम याद रखना इस बुक का और इसके लेखक का। और अमिताभ घोष की बात करेंगे, लिविंग माउंटेन नाम की बुक को इन्होंने लिखा अभी। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले की बात करेंगे तो 30वां सरस्वती सम्मान इन्होंने जीता अपने उपन्यास सनातन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन याद रखना। फिर बताइए, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शकूर राथेर ने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं ये शकूर राथेर और अभी इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नाम से। और इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। अभी झुम्पा लाहिड़ी का नाम न्यूज में था, इन्होंने एक बुक लिखी है वेयर अबाउट नाम से। मोहन कृष्ण बोहरा, अभी इन्हें इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था। और देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक लिखी। फिर बताइए, हाल ही में बुद्धा इन गंधारा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुनीता द्विवेदी ने। बाकी शकूर राथेर इन्होंने बुक लिखी थी लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली। कल्कि कोचलिन ने एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक लिखी और इंद्राणी मजूमदार ने सत्यजीत रे की एक बुक है अनदर डजन स्टोरीज, उसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली
भारतीय मूल की पहली व्यक्ति ये बन गई है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक अरबी ऑरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुरस्कार जीता है। बाकी देखो, डॉक्टर अमित केसरवानी का नाम न्यूज में था। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता। डॉक्टर अनुला मौर्य 2020 के लिए इंटरनेशनल सिंपोजियम एंड एजुकेशन अवार्ड इन्हें मिला। एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, सुष्मिता लेंका, इनको पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण प्रवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड मिला था। एक गीतांजलि राव का नाम भी याद रख लो, ये जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाइम्स किड ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किसे भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा इरेडा। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको इस साल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने ये अवार्ड दिया, तो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने। तो इरेडा, अच्छा इरेडा, इरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इरेडा की है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। फिर बताइए अभी किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है, तो आंसर होगा शकुंतला थिल्स्टेड ने। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है ये डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिल्स्टेड, और इन्होंने ही प्रतिष्ठित 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ना, इसे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। अच्छा, विश्व खाद्य पुरस्कार से आपको याद आना चाहिए एक विश्व खाद्य दिवस भी होता है, वर्ल्ड फूड डे, जो हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अब एक प्रश्न आ रहा है, संभालना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं? ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा? वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अब बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और अगर आप लोग डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो करते ही हैं, साथ में डेली 10 डेज का भी रिवीजन करते हैं, तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और इस तरह की चीजें लिंक कर करके ही हम वहां पे याद करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब बताओ, बाकी सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट यानी कि एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार मिला था इनको। गीतांजलि राव टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना गया इन्हें। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, हेडक्वार्टर जिसका रोम इटली में है। क्यों याद होगा? क्योंकि इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था। फिर बताइए अभी आरबीआई ने दूसरे विनियमन समीक्षा प्राधिकरण, इंग्लिश में कहेंगे तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0 की सहायता के लिए किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया? तो आंसर होगा एस जानकी रमन। तो विनियमन समीक्षा प्राधिकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। अच्छा, इसका गठन क्यों हुआ था? तो विनियामक संस्थाओं के बोझ को कम करने के लिए। और ये 2.0 है, यानी कि पहली का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था, और दूसरी का गठन अभी हुआ है 1 मई 2021 को, 1 साल के लिए हुआ है। और इसको सलाह देने के लिए एक समिति बनाई गई है, जानकी रमन समिति, एस जानकी रमन की अध्यक्षता में। और ये जानकी रमन कौन है? एसबीआई के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जानकी रमन का संबंध किससे है? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी से। अच्छा, सुदर्शन सेन नाम याद आया? सुदर्शन समिति का गठन किया गया था एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रिव्यू करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे एक इंद्रधनुष योजना भी आपने सुना होगा,
उसका संबंध भी बैंकिंग सुधार से ही है। एक मिशन इंद्रधनुष भी है जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। उसे टीकाकरण के लिए स्टार्ट किया गया था, है ना। तो कंफ्यूज मत होना इंद्रधनुष योजना में और मिशन इंद्रधनुष में, मैंने दोनों बता दिया आपको। फिर बताइए अभी किस बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC। और ये चैटबॉट काम क्या करेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा और ग्रामीण स्तर पर उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वैसे अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में था क्योंकि इसने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया था। RBL बैंक आपको पता होगा पे बाय बैंक एप्लीकेशन के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया इसने। और शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये पहला कोऑपरेटिव बैंक बना जिसे RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करने की अनुमति दी है। बाकी HDFC बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO उसके शशिधर जगदीशन है। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत में अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। मतलब आपका जो अकाउंट होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, तो आपके अकाउंट नंबर के जो लास्ट के 10 डिजिट होंगे ना, तो लास्ट के वो 10 अंक 10 नंबर आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा अपने लकी नंबर को चुन सकोगे। अभी ICICI बैंक ने आपको याद होगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था मर्चेंट स्टैक के नाम से। और HDFC बैंक ने स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2006 में हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और MD CEO इसके अजय कंवल है। इसकी टैगलाइन होती है पैसे की कदर। फिर बताइए हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। और 11 मई को वैसे मनाते क्यों इसको? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति नाम से राजस्थान के पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। इसीलिए हम 11 मई को मनाते हैं ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। और इसकी थीम रही इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण ये हमने कब किया था? 1974 में किया था, पोखरण में ही, जिसको नाम दिया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और इन परीक्षणों के बाद भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला विश्व का 6ठा देश बन गया था। देखो ये तो हो गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो आपको याद रहेगा 11 मई को। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं ये याद है क्या आपको? 28 फरवरी को, याद रखना। फिर बताइए विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। और 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 मई 1820 को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक रही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। तो उन्हीं के जन्मदिन को ही हम नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हें लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नाइटिंगेल से याद आता है एक अवार्ड। बताओ 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने जीता था? डॉक्टर शीला केनी ने। और अगर आपसे पूछा जाए पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां पे खोला जाएगा? केरल में। अच्छा, ये तो नर्स डे की बात कर ली, क्या आप मुझे बताओगे नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? बताओ कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है। फिर बताइए अभी रघुनाथ महापात्रा का कोरोना के कारण निधन हो गया, वो क्या थे? मूर्तिकार थे। रघुनाथ महापात्रा ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और ये उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद भी थे। और अभी कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। इन्हें 2013 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला था इनको 2013 में। और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें उड़ीसा से राज्यसभा के पहले व्यक्ति के रूप में नामित भी किया था। मूर्तिकार थे ये। अच्छा, क्या आप मुझे बताओगे आर्किटेक्चर की फील्ड में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो कौन सा है? तो याद रखना प्रित्जकर पुरस्कार। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम डेली पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो वहां पे एक प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवाया था अभी कि 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखना दो जनों को मिला है, एनी लेकोटीन और जीन फिलिप को। अच्छा, ये जो पुरस्कार है क्या किसी भारतीय को कभी मिला है? मिला है ना।
2018 में मिला है। भारत के बाल कृष्ण दोषी को मिला है, तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी केरल की राजनीति में सामान्यतः किसे आयरन लेडी कहा जाता है? तो आंसर होगा KR गौरी को। तो राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री थी ये, और केरल विधानसभा में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायक थी ये, और ये पहली केरल सरकार के अंतिम जीवित सदस्य भी थी, KR गौरी। अक्सर केरल की राजनीति में इन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है, और अभी इनका निधन हो गया। 102 वर्ष की थी ये। उसी तरह से भानु अथैया, ये नाम आपने जरूर और कई बार सुना होगा। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी ये। गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था। निधन हो गया था अभी कुछ समय पहले इनका, तब इनका नाम न्यूज में आया था। अच्छा, भारत की मिसाइल वुमेन कौन है? इन्होंने अग्नि 4 मिसाइल बनाई थी, तो आंसर होगा टेसी थॉमस। बाकी भारत के मिसाइल मैन, द ब्रांड ऑफ इंडिया, नाम जानते ही हो आप, APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, हार्ले डेविडसन ने किस नाम से अपना ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा लाइव वायर। मतलब अब ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगा लाइव वायर नाम से, हार्ले डेविडसन। इसके सीईओ हैं JN जॉइट्स। फिर बताइए, अभी हाल ही में 12,000 हॉर्स पावर के सोवे रेल इंजन को रेलवे में शामिल किया गया। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने। आपको याद होगा 2020 में हम लोगों ने पढ़ा था 12,000 हॉर्स पावर का पहला इंजन, उसको भारतीय रेलवे में शामिल किया गया था, और उसको बनाया था मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये जो मधेपुरा फैक्ट्री है ये बिहार में है, और इसके निर्माण में किसने सहायता की थी? अल्टसोम कंपनी ने, जो कि फ्रांस की कंपनी है। और जो पहला इंजन था उसको पंडित दीनदयाल जंक्शन से शुरू किया गया था। हम लोग बात कर रहे हैं 2021 में। इसका जो 100वां इंजन है वो रेलवे को सौंप दिया गया है। इसका नाम है WAG-12B। इसका नंबर क्या है? 60100। फ्रांस की एक और कंपनी आपने सुनी होगी न्यूज में, दासोल्ट कंपनी, जिसने राफेल का निर्माण किया है। रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं। देखते हैं किस किस को पता है। फिर बताइए, अभी E-संजीवनी OPD यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को किसने विकसित किया? तो आंसर होगा CDAC ने। अच्छा, ये क्या है E-संजीवनी OPD? तो ये एक टेलीमेडिसिन सर्विस है। टेलीमेडिसिन के बारे में हमने पढ़ा था। फोन पर दूर से ही चिकित्सक सेवाएं देने को कहा जाता है टेलीमेडिसिन। कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने? अगर पूछूंगा तो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया था। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें सेना के पूर्व जो डॉक्टर हैं वो कोविड-19 के मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देंगे टेलीमेडिसिन के द्वारा, और इसे बनाया है CDAC ने। CDAC मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पुणे, महाराष्ट्र में। आपको बता दूं, भारत का जो परम सुपर कंप्यूटर है वो भी इसी ने ही बनाया था। और इस E-संजीवनी OPD का उद्देश्य क्या है? दूर दराज के क्षेत्रों तक मेडिकल सुविधा को पहुंचाना। फिर बताइए, अभी किसने सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ID आर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंटरपोल ने। तो अभी इंटरपोल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ID आर्ट। मतलब अगर कोई चीज चोरी की है और वो इंटरपोल की लिस्ट में रजिस्टर्ड है तो आप उसे इस एप्लीकेशन के थ्रू तुरंत पहचान जाओगे, अगर वो वस्तु आपके पास आ जाती है तो, कि हाँ भैया ये चोरी की है। इंटरपोल की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। हेडक्वार्टर याद रख लो आप, लियोन फ्रांस में है, और इसके अध्यक्ष हैं जुर्गेन स्टॉक। फिर बताइए, हाल ही में किसने श्वास नाम से एक ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बनाया? तो आंसर होगा इसरो ने। एक्चुअल में अभी इसरो ने एक तो 3 वेंटिलेटर बनाए हैं और एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया है, और इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का नाम क्या रखा है? श्वास। और इसकी खास बात यह है कि इसे एक बार में 2 लोग इस्तेमाल कर सकते। और मैंने कहा 3 इसने वेंटिलेटर भी बनाए हैं, और 3 के नाम है प्राण, स्वस्थ और वायु। तो प्राण जो है ये एक बैग के रूप में है जिसमें से ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मिलती है। स्वस्थ की बात करेंगे तो ये बिना बिजली के काम करता है, और वायु नाम का जो वेंटिलेटर है ये कम लागत वाला वेंटिलेटर है जो मुख्य रूप से व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? हमारे K. शिवन है। और DRDO के कौन है? G. सतीश रेड्डी।
फिर बताइए अभी किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने 34 मंत्रालयों में से 9 के नाम बदल दिए हैं। जैसे कृषि मंत्रालय का नाम बदल के कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय रख दिया, मत्स्य मंत्रालय का नाम बदलकर मत्स्य और मछुआरा कल्याण मंत्रालय रख दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम बदलकर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कर दिया, श्रम कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय कर दिया। इसी तरह से टोटल 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए तमिलनाडु सरकार ने। अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? MK स्टालिन, DMK पार्टी से हैं ये, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी तमिलनाडु का 38वां जिला 38th नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? मयिलादुथुराई। और गाइज एक बार फिर से चेक जरूर कीजिए, आपने इसको लाइक तो कर दिया है ना? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर बिल्कुल करना है आपको।